अभी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 सेल डिवीजन का आपने देखा। इसके बाद में वहाँ पे आपने सेल साइकिल में इंटरफेज और माइटोसिस देखा है। अभी नेक्स्ट है आपका मियोसिस। तो मियोसिस जो है ये टर्म कॉइन किया था जेबी फार्मर इन 1905 में। अभी मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है और माइटोसिस जो था वो सोमैटिक सेल्स में पाया जाता था। तो मियोसिस जो है वो गैमेट जब फॉर्म होते हैं तब मियोसिस होता है इसका। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। इसमें मियोसिस में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी पेयर्स होंगे कोई ऑर्गेनिज्म में, जब गैमेटिक सेल का डिवीजन होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं जितनी पेयर से उसका। इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। और ये जिन सेल्स में होता है उनको मियोसाइट्स बोला जाता है। उसके बाद में मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उनको हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बोला जाता है। और जो पेरेंट सेल रहता है उसको डिप्लॉइड पेरेंट सेल बोला जाता है। तो मियोसिस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, उसके 2 सब टाइप्स हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और हेटेरोटिपिक डिवीजन भी बोला जाता है इसको। हेटेरोटिपिक डिवीजन क्यों बोला जाता है ये सामने देखेंगे। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मींस मियोसिस 1। सेकंड मियोटिक डिवीजन होमोटिपिक डिवीजन होता है, वो होता है मियोसिस 2। अभी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज हेटेरोटिपिक डिवीजन, ये क्या होता है? तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो डिप्लॉइड सेल होता है वो डिवाइड होके 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। देखो इसमें डिप्लॉइड सेल का क्या हो रहा है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो रहा है और ये पेरेंट सेल से डिफरेंट रहते हैं इन द क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में होगा उसका हाफ रहता है। सपोज ह्यूमन सेल का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो पेरेंट सेल में अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पे दोनों सेल्स में डिवीजन होने के बाद 23 क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली ईच रहेंगे। उसमें 23 पेयर थे, मीन्स हर एक क्रोमोसोम के 2 टाइप थे, इसमें एक ही पेयर आएगा उसमें से। हेंस इट इज कॉल्ड एज हेटेरोटिपिक डिवीजन, क्योंकि इसमें पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर से हाफ क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। अभी देखो कि ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है तो उसमें अलग अलग 4 फेजेस है, राइट। उसको प्रोफेज 1, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है इसलिए इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, उसको भी साइटोकाइनेसिस 1 बोला जाएगा। तो अभी ये प्रोफेज 1 में क्या होता है हम देखेंगे। प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है और इसको फिर से सब डिवाइड किया गया है 5 सब स्टेजेस में। वो 5 स्टेजेस कौन सी है? लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये आप ध्यान में रखिए। ये कैसे ध्यान में रखेंगे? लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस LZP, और ये डबल डी है तो डी स्क्वायर, तो LZPD स्क्वायर, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अब ये लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? ये लिप्टोटीन मीन्स फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1 में। तो यहाँ से ही आपका मियोसिस शुरू हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियस की जो साइज होंगी वो इंक्रीज होंगी। क्रोमोसोम्स इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट है, रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमोसोम का, और वो कंडेंसेशन जब स्टार्ट होता है तो बंच ऑफ फ्लावर्स के जैसा दिखता है न्यूक्लियस। तो उसको क्या बोलते हैं? बुकेट स्टेज बोलते हैं। ये कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बुकेट के जैसा है, ये जो उसके एंड्स हैं वो एक साइड में आ गए हैं, इसको बुकेट स्टेज बोला गया है। तो और उसमें क्या होता है, जहां जिस साइड में सेंट्रोसोम्स रहते हैं उस साइड में वो क्रोमोसोम के एंड्स उधर आते हैं, आपने अभी फिगर में देखा है।
और जो सेंट्रियोल्स है उनका डिवीजन होता है और वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट होते हैं। सेंट्रियोल्स का कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में। जैसे आपने माइटोसिस में देखा था वैसे ही इसमें हो रहा है। अभी नेक्स्ट फेज क्या है? जाइगोटी। यहाँ जाइगोटिन स्टेज में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम के पेयर्स है। तो एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल बना के दो पेयर बनाते हैं, उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम में ऊपर और नीचे दो दो स्ट्रैंड्स रहेंगे, क्रोमैटिन्स रहेंगे। दोनों क्रोमोसोम में क्रोमैटिन रहेंगे। तो ये दोनों क्रोमोसोम का एक एक क्रोमैटिन क्या है? वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। मैं आपको इसको डायग्राम में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू वाला क्रोमोसोम है, इसका एक स्ट्रैंड, और ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसको एक स्ट्रैंड। तो ये अलग अलग बोला के ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिन हो गए, और ये ब्लू और ये ब्लू मिला के सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जाइगोटिन स्टेज में। और वहाँ पे उन वो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिन्स क्या होते हैं? पास पास आते हैं और सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। बट ये सिनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन स्टेज में क्लियरली नहीं दिखता है। तो आपको डायग्राम में दिखेगा वो पैचिटिन स्टेज में। तो ये जो पेयरिंग होती है उसको सिनेप्सिस भी बोला जाता है। और ये जो क्रोमोसोम जो है पास पास रहने के कारण वो बाइवेलेंट्स और टेट्राइड्स के रूप में दिखते हैं। बाइवेलेंट मीन्स बाय मीन्स दो, और टेट्राइड मीन्स क्या होता है? चार होता है। तो चारों जो स्ट्रैंड है वो एक में के पास दिखने की वजह से वो टेट्राइड के फॉर्म में दिखते हैं। अब आया पैचिटिन स्टेज पे। तो ये जो हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट होके लॉन्जिट्यूडनली टू सिमिलर क्रोमैटिड्स उसमें दिखते हैं। अभी इसमें टेट्राइड becomes more clear in appearance because of the presence of four visible chromatids। इसमें क्या हो रहा है? टेट्राइड्स जो है वो क्लियरली दिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर इसे एक बार देख लो। ये पैचिटिन स्टेज में यहाँ पे टेट्राइड जो है चारों जो स्ट्रैंड्स है क्रोमोसोम के वो क्लियर दिख रहे हैं, है ना। और homologous chromosomes of each pair begins to separate from each other। और इसमें पैचिटिन स्टेज में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था, तो इसमें क्लियर तो दिख रहा है, उसके बाद में वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक में से थोड़ा सा दूर जाना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इस स्टेज में भी वो क्लियरली दिखते नहीं है, ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक में से अटैच ही होते हैं इस पॉइंट में। अभी ये जो पॉइंट दिखता है वो एक्स के जैसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? चायस्मेटा। ये चायस्मेटा जो है इसमें क्या होती है? बाद में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होके वहाँ पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। जो ये एक्स है, तो ये जो एक्स दिखता है वो बीच में दिखता है, उसके बाजू में भी एक स्टैंड है, इसके बाजू में भी एक स्टैंड। तो एक्स में क्या हो जाता है? जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि ये जो ब्लू और रेड है इसमें कुछ जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है, उसके वजह से इसको क्रॉसिंग ओवर बोला गया है। और इसमें क्या होता है? न्यू रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम में के ही जीन्स में फेरबदल होके रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मियोसिस रिकॉम्बिनेशन होने के लिए बहुत जरूरी है, इससे वेरिएशंस पाया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज, अभी ये थोड़ा सा फिगर देखते हैं अभी तक का आपने जो देखा है डिप्लोटिन स्टेज तक। देखो लिप्टोटिन स्टेज में क्या हो जाता है? कंडेंसेशन होता था और ये बुकेट के जैसे दिखते थे। अभी जाइगोटिन स्टेज में बायोवेलेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और पैचिटिन स्टेज में चायस्मा फॉर्म करते हैं, इसको चायस्मा बोला जाता है। अब डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? जो चायस्मा जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा था वो पैचिटिन स्टेज में क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम्स है वो बहुत ही पास पास में रहते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये पैचिटिन स्टेज में
बहुत क्लियरली विजिबल रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स आपस में रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं और ये सिनेप्स जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, वो टूटने लगता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डी सिनेप्सिस बोलते हैं। और इस स्टेज में जो सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अभी ये जो था ये डिप्लोटीन स्टेज में, इसमें सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अभी डाइकाइनेसिस में क्या होता है, chiasmata begins to move along the length of the chromosome, है ना। ये जो क्रोमोसोम की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो chiasmata यहाँ से शुरू हुआ था शुरुआत में, ये ऊपर ऊपर की तरफ, अभी ये खत्म होने की कगार पे है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो ये मूव होता है लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम में, और सेंट्रोमियर से वो बाहर की तरफ जाता है एंड क्रोमोसोम की एंड की तरफ। ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चायस्मेटा, इट इज टर्म एज टर्मिनलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि ये एंड पे आ जाता है, एंड पे आना ही टर्मिनलाइजेशन है। द टर्मिनल चायस्मेटा एग्जिस्ट टिल द मेटाफेज। मेटाफेज शुरू होने तक ये ये जो थे प्रोफेज की स्टेजेस थी, एल जेड पी डी स्क्वायर, राइट। तो ये इसका जो चायस्मेटा है, ये जैसे ही मेटाफेज वन स्टार्ट होने वाला रहता है तब उसका खत्म हो जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या है, वो क्रोमोसोम को इसके बाद में अटैच होंगे। अब हम आते हैं मेटाफेज वन की तरफ। तो इसमें जैसे माइटोसिस में मेटाफेज था, इससे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो स्पिंडल फाइबर जो है वो वेल डेवलप हो जाते हैं और उनको क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स को अटैच हो जाते हैं। अभी ओरिएंटेशन जो है, मेटाफेजिक प्लेट इसमें भी बनती है। तो माइटोसिस में वो सिंगल क्रोमोसोम की मेटाफेजिक प्लेट बनती थी, अभी मियोसिस में क्या है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, उनकी मेटाफिजिक प्लेट बन रहे हैं। दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक के बाजू में एक रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेटाफेज में पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो यहाँ पे कोलैबोरेट हो जाएंगे। उसको मेटाफिजिक प्लेट भी बोलते हैं। और ये जो है यहाँ दिख रहे हैं, ये टेट्राएड्स है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट जो जीन है, यहाँ पे अलग अलग कलर फॉर्म कर रहे हैं, दोनों इसमें आप देख सकते हैं। तो ये इक्वेटर पे इक्वेटोरियल प्लेटफॉर्म कर देते हैं, और इसमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। सो वो सेपरेट, इसके बाद में सेपरेशन होने के लिए ये रेडी हो जाते हैं। बट सेपरेशन कहाँ होगा, एनाफेज वन में होगा। अभी एनाफेज वन में क्या है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो पुलिंग हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक वो जो अलग अलग सेंटर्स है उनकी तरफ उनका पुलिंग हो रहा है, और वो थोड़ी देर बाद दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उसमें एक पेयर इधर जाएंगे, एक पेयर इधर आएंगे, है ना। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव होगा, पेयर में से एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इसमें जो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ऑफ ईच क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, राइट। सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे, मीन्स अलग अलग क्रोमोसोम ही से यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। अभी एनाफेज में इसके बाद में ये जो सेपरेटेड क्रोमोसोम है, ये क्या शो करता है, रिडक्शनल डिवीजन शो करता है। जो पेयर है, जो न्यूक्लियस बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे, उसमें एक एक पेयर में से एक क्रोमोसोम इधर जा रहा, एक क्रोमोसोम इधर जा रहा। इसमें क्रोमैटिड नहीं सेपरेट हो रहे, इसमें क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहे पेयर में से, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में जितने होंगे उससे हाफ नंबर दोनों डॉटर सेल्स में आएंगे। बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ these chromosome are now different in terms of genetic content, as one of them has undergone the recombination, right।
इसमें रिकॉम्बिनेशन भी शो हुआ है और जेनेटिक कंटेंट भी हाफ हुआ है। अब टीलोफेज में क्या होता है? इट इज द एंड फेज, राइट? Haploid number of chromosomes after reaching their respective poles become uncoiled and elongated. जैसे माइटोसिस में हो रहा था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इलोंगेशन, क्योंकि उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो होना रहता है वो उसमें इस दौरान हो सकता है। एंड न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? रीअपियर हो जाते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। अभी तक डॉटर सेल्स फॉर्म नहीं हुए हैं। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस 1 में है, ये 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल से या पेरेंट सेल से हाफ रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? ये डॉटर न्यूक्लिया है। डॉटर सेल ये बाद में फॉर्म होंगे, अभी फॉर्म होने के हैं, इसमें अटैच ही है। तो इस तरीके से ये जो है मियोसिस 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ साइटोकाइनेसिस के साथ ही। अभी सेकंड मियोटिक डिवीजन है, दैट इज अ होमोटिपिक डिवीजन। ये जो डिवीजन है, ये मियोसिस 2 जो है, ये एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह रहता है। आप ये ध्यान से सुनो मेरी बात, ये एग्जैक्टली कैसा रहता है? माइटोसिस की तरह दिखता है। ड्यूरिंग दिस डिवीजन 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट meiotic division divided further into the 4 haploid cell। जो फर्स्ट meiotic division में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे, जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होते उनका डिवीजन होके 4 सेल्स फॉर्म होंगे, 2 के क्या बनेंगे और 4 सेल्स फॉर्म होंगे। अभी ये जो है ये इक्वेशनल डिवीजन रहेगा, इसलिए ये माइटोसिस के जैसा रहेगा। पहला रिडक्शनल डिवीजन था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, इसीलिए वो सिमिलर सेल्स फॉर्म करता है। और जो डिवीजन होने के बाद जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो सिमिलर रहते हैं पेरेंट सेल्स के जैसे विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्रोमोसोम नंबर फॉर्म इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 में जितने क्रोमोसोम बने थे उतना ही, इसीलिए इसको होमोटिपिक डिवीजन बोला गया है, क्योंकि डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के जैसे ही इसमें पाए जाते हैं। अभी ये मियोसिस 2 में जो स्टेजेस है उसमें भी 4 स्टेजेस है मेन, और पांचवे है साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस फाइनली which will give a division of the haploid cells, right? अभी प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है कि माइटोसिस के जैसा ही होगा। इसमें क्रोमोसोम जो डिस्टिंक्ट रहते हैं, वो जो क्रोमैटिड्स रहते हैं उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 सेंट्रियोल्स which migrate to the opposite pole एंड फॉर्म है एस्टर्स। एनिमल सेल में क्या होता है? एस्टर्स फॉर्म होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एस्टर्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो 2 सेंट्रियोल्स का ये फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आउटसाइड द सेल होता है। ये तो साइटोकाइनेसिस है, लेकिन इसमें जो है सेंट्रोसोम्स जो है और सेंट्रियोल्स का जो फॉर्मेशन, जो सेंट्रियोल्स एस्टर फॉर्म करते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म में। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस हो जाता है प्रोफेज 1 में, जो कि माइटोसिस के जैसा ही होता है। अभी मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है कि जो कंडेंस क्रोमोसोम है वो इक्विटोर पे जमा हो जाते हैं, इक्विटोर पे, और ट्रू क्रोमैटिड्स जो है वो फिर उसके बाद में अरेंज हो जाते हैं, और जो सेंट्रोमियर है उसका डिवीजन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर्स को, जो कि बाद में एनाफेज में उनको अलग अलग पोल्स की तरफ खींचेंगे, है ना? तो यही बताया गया है। उसके बाद में एनाफेज 2 में सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, तो डॉटर क्रोमोसोम्स है ना, उसका सेपरेशन हो जाता है एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ड्यू टू द कंट्रैक्टेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर की वजह से वो जो क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होके कंप्लीटली ये यहाँ पे आ जाते हैं। अभी टीलोफेज में क्या हो जाता है कि डॉटर क्रोमोसोम्स
दोनों साइड में आ गए तो उनका अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का रीअपियरेंस फिर से यहाँ पे पाया जाएगा। अभी आप देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो मियोसिस 1 था उसके एंड में टीलोफेज बना है और साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये दो डॉटर सेल्स यहाँ पे मिले। अब ये जो दो डॉटर सेल्स थे वो मियोटिक डिवीजन सेकंड में आते हैं, मियोसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फिर से यहाँ पे फॉलो होता है, जो कि माइटोसिस की तरह है। आपने माइटोसिस अगर आप अच्छे से समझ लिया तो ये समझना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। प्रोफेज में क्या हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, उसके बाद में ये स्पिंडल जो सेंट्रोसोम्स है उनका फॉर्मेशन हो गया और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना चालू कर दिया। अभी ये मेटाफेज में ये जो सेंट्रोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाके सेंट्रियोल्स जो रहते हैं उसमें उन्होंने ये स्पिंडल फाइबर्स का पूरा फॉर्मेशन कर दिया और जो कंडेंस क्रोमोसोम रहते ये दोनों मेटाफिजिक प्लेट पे इक्वेटर पे आ जाते हैं, उसका कंप्रेशन हो जाता है इस पे। उसके बाद में इसमें से एक क्रोमेटिड और इसमें से एक क्रोमेटिड एनाफेज में सेपरेट होते हुए आपको दिख रहा है। और इसमें देखो वेरिएशन है, दोनों क्रोमोसोम्स में वेरिएशन है, आइडेंटिकल नहीं है। तो एनाफेज 1 में इसका डिटैचमेंट हो जाता है सेंट्रोमियर से और अपोजिट पोल्स पे वो जाना चालू करते थे और टीलोफेज में वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे उसका डीकॉइलिंग स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस से ये दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग होके डॉटर सेल्स बनाएंगे। अभी साइटोकाइनेसिस मियोसिस में क्या है कि टू हैप्लॉइड सेल्स जो फॉर्म हुए थे उनसे और दो दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, तो टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं साइटोकाइनेसिस में, है ना। माइटोसिस में दो आइडेंटिकल सेल ही फॉर्म होते थे, क्योंकि ये मियोसिस डबल डिवीजन होने के कारण यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होना है और वो 4 सेल्स और उसमें डेवलपमेंट होके फाइनली गैमेट्स फॉर्म करते हैं। ये ध्यान में रखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें। अब फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होता है, इसके यूजेस क्या है। तो मियोटिक डिवीजन से सबसे पहला यूज है कि हाँ गमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये गमेट प्रोडक्शन नहीं होता था या ये एब्सेंट रहता था तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं नॉर्मल जो है वो क्वाड्रोप्लेट मीन्स डबल से भी डबल हो जाते थे, है ना। दो बनने के बजाय चार चार हो जाते हैं और मॉन्स्ट्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होता, फॉर्मेशन होता था, है ना, जो कि एबनॉर्मल फॉर्म है। The constant number of chromosomes in the species can be maintained by the meiosis, है ना। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करने के हिसाब से भी ये मियोसिस बहुत काम में आता है। और इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, वो भी होमोलॉगस क्रोमोजन के बीच में। उसके वजह से क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसीलिए जो डॉटर या डॉटर जो गमेट्स है उसमें वेरिएशन होने के जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें सर्टन वेरिएशन होता है, जैसे कि वैसे पेरेंट्स के जैसे दिखते नहीं हो, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। और ये इसी को रॉ मटेरियल बोला जाता है इवोल्यूशन के लिए। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी आपको एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये जो सेल साइकिल का जो मेंटेनेंस है वो कुछ प्रोटीन से होता है, जैसे साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। यहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं। ये जो साइक्लिन्स है ये मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो है वो बनाते हैं और जो सेल्स मैच्योर हो गया कि उसके बाद में उसका डिवीजन करने के काम में आते हैं। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सेल साइकिल मेंटेन करने के लिए। किस चीज़ का, साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस थे। इसमें दो टाइप के साइक्लिन्स रहते हैं, G1 साइक्लिन एंड M साइक्लिन्स। वो G1 स्टेज में और G2 स्टेज में CDKs को ज्वाइंट होके
ये माइटोसिस या मियोसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये चैप्टर होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, अगर आपको समझ में आई तो इसको रिवाइज करिए और इसको हमेशा बुक रख के पढ़िए और उसको पॉज कर करके पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।